अब हम वापस मगध की ओर चलते हैं। यहीं से भारत के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य शुरू हुआ। मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर, द माइटी मौर्यास। आफ्टर दैट ब्रीफ सोजर्न टू द नॉर्थ वेस्ट, लेट अस रिटर्न टू मगधा, वेयर वी विटनेस द डिक्लाइन ऑफ द नंदा एम्पायर। अब हम फिर से मगध की ओर लौटते हैं, जहां हमने नंद साम्राज्य को कमजोर होते देखा था। Around 321 BCE, just a few years after Alexander left India with his army, a new dynasty and new empire emerged. The Maurya Empire founded by Chandragupta Maurya. लगभग 321 ईसा पूर्व में सिकंदर के भारत छोड़ने के कुछ वर्षों बाद एक नया वंश और नया साम्राज्य उभरा, मौर्य साम्राज्य। इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य को समाप्त करके मगध पर अधिकार किया। इसके बाद उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। It quickly absorbed the Nanda Empire's territories and went on expanding beyond. मौर्य साम्राज्य ने जल्दी ही नंद साम्राज्य के क्षेत्रों को अपने अंदर मिला लिया और फिर इसका विस्तार लगातार होता गया। The role of Kautilya, as per many accounts, Chandragupta managed this feat with the help of an able mentor named Kautilya. कई ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को इस सफलता में एक महान सलाहकार की मदद मिली। उनका नाम था कौटिल्य। बच्चों, कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। वे राजनीति, प्रशासन और अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े ज्ञाता थे। कौटिल्य used his knowledge of politics, governance and economics to create an empire that remains one of the greatest in Indian history. कौटिल्य ने राजनीति, शासन और अर्थव्यवस्था के ज्ञान का उपयोग करके ऐसा साम्राज्य बनाने में सहायता की जो भारतीय इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में गिना जाता है। द स्टोरी ऑफ कौटिल्य, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स, कौटिल्य, sometimes referred to as Chanakya or Vishnugupta, was a teacher at तक्षशिला यूनिवर्सिटी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। तक्षशिला उस समय शिक्षा का एक बहुत प्रसिद्ध केंद्र था। दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आते थे। His legendary tale begins in the court of धननंदा. कौटिल्य की प्रसिद्ध कहानी धननंद के दरबार से शुरू होती है। धननंद मगध का शासक था। वह बहुत धनी था, लेकिन समय के साथ लोग उससे असंतुष्ट हो गए थे। कौटिल्य एडवाइज्ड धनानंदा टू चेंज हिज वेज और विटनेस द कोलैप्स ऑफ हिज एम्पायर। कौटिल्य ने धननंद को सलाह दी कि वह अपने शासन में सुधार करे, वरना उसका साम्राज्य कमजोर हो जाएगा। लेकिन धननंद ने कौटिल्य का अपमान किया और उन्हें दरबार से निकाल दिया। This led to Kautilya's vow to end the evil Nanda rule. इस घटना के बाद कौटिल्य ने निश्चय किया कि वह नंद शासन को समाप्त करेंगे। Rise of चंद्रगुप्त मौर्य. There are many stories about the origin and adventures of चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में कई कहानियां मिलती हैं, लेकिन सभी कथाओं में एक बात समान है। उन्होंने नंदों को हराकर अपना शासन स्थापित किया। He overthrew the Nandas and took control of Magadha to establish his rule with पालिपुत्र as his capital. चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त किया। उन्होंने मगध पर अधिकार किया और अपनी राजधानी बनाई, पाटलिपुत्र। बच्चों, याद रखिए, पाटलिपुत्र उस समय दुनिया के बड़े और महत्वपूर्ण शहरों में से एक था। Magda had many advantages because of its geography
an established economic system and a flourishing trade. मगध के पास पहले से ही कई फायदे थे। अच्छी भौगोलिक स्थिति, मजबूत अर्थव्यवस्था और विकसित व्यापार। इन सब के कारण चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य का विस्तार कर पाए। He defeated the Greek satraps left behind by Alexander in the northwest. सिकंदर द्वारा छोड़े गए यूनानी शासकों सत्रप्स को भी चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। इससे मौर्य साम्राज्य उत्तर भारत से लेकर दक्कन क्षेत्र तक फैल गया। After Chandragupta Maurya defeated the Greeks, he maintained a diplomatic relationship with them and hosted in his court a Greek historian and diplomat, Megasthenes, who wrote about his travels in India in his book Indica. The first such written account, unfortunately lost, except for some excerpts quoted by later Greek scholars. चंद्रगुप्त मौर्य ने जब यूनानी शासकों को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तब उसने केवल युद्ध पर निर्भर नहीं किया। उसने यूनानियों के साथ डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप यानी कूटनीतिक संबंध भी बनाए। कूटनीति का मतलब होता है दूसरे देशों या राज्यों के साथ समझदारी और शांति के साथ संबंध बनाए रखना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी इतिहासकार और राजदूत आया जिसका नाम था मेगास्थेनेस। मेगास्थेनेस ने भारत की यात्रा की और यहाँ के शासन, समाज और लोगों के जीवन के बारे में जानकारी इकट्ठी की। उसने अपनी पुस्तक का नाम इंडिका रखा। यह भारत के बारे में किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा लिखा गया शुरुआती विवरण था, लेकिन आज इंडिका की पूरी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। बाद के यूनानी लेखकों ने उसके कुछ हिस्सों को अपने लेखों में लिखा, इसलिए हमें मेगास्थेनीस के विचारों और भारत के बारे में उसकी जानकारी मिलती है। कौटिल्या's कॉन्सेप्ट ऑफ अ किंगडम बैक। कौटिल्य का राज्य के बारे में विचार। कौटिल्य had a clear vision of how a kingdom should be established, managed and consolidated. कौटिल्य ने बताया कि एक राज्य को कैसे बनाया जाए, कैसे चलाया जाए और कैसे मजबूत किया जाए। उनके अनुसार एक अच्छा राज्य केवल एक शक्तिशाली राजा से नहीं बनता। इसके लिए जरूरी है अच्छा प्रशासन, मजबूत सुरक्षा, सही कानून, मजबूत अर्थव्यवस्था और जनता का कल्याण। In his famous work अर्थशास्त्र Literally, The Science of Governance and Economics, he listed directives in many areas like defense, economics, administration, justice, urban planning, agriculture and people's welfare. कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र था। अर्थशास्त्र का अर्थ है शासन और अर्थव्यवस्था का विज्ञान। इस पुस्तक में कौटिल्य ने राज्य चलाने के कई नियम बताए। उन्होंने इन विषयों पर विस्तार से लिखा। डिफेंस यानी सुरक्षा और सेना, राज्य को बाहरी शत्रुओं से बचाने के लिए मजबूत सेना होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था, राज्य की आय, व्यापार और धन व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, राजा को योग्य अधिकारियों की मदद से शासन चलाना चाहिए। जस्टिस यानी न्याय व्यवस्था, लोगों को न्याय मिलना चाहिए और कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। अर्बन प्लानिंग यानी नगर योजना, शहरों को व्यवस्थित तरीके से बनाया जाना चाहिए। एग्रीकल्चर यानी कृषि, कृषि राज्य की आर्थिक शक्ति का मुख्य आधार थी। पीपल्स वेलफेयर यानी जनता का कल्याण, राजा को अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करना चाहिए। One of his most important political concepts is the Saptanga
और द 7 पार्ट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ किंगडम। कौटिल्य का एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार था सप्तांग थियरी। सप्तांगा का अर्थ है 7 अंग। कौटिल्य के अनुसार एक राज्य 7 महत्वपूर्ण भागों से मिलकर बनता है। द 7 पार्ट्स ऑफ अ किंगडम। 1. द किंग। पहला भाग है राजा। राजा राज्य का प्रमुख होता है। लेकिन कौटिल्य के अनुसार राजा का काम केवल शासन करना नहीं था, उसे जनता की सुरक्षा और भलाई का ध्यान रखना चाहिए। 2. काउंसिलर्स, मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स। दूसरा भाग है मंत्री, सलाहकार और अधिकारी। राजा अकेले पूरे राज्य को नहीं चला सकता, उसे ऐसे अधिकारियों की जरूरत होती है जो प्रशासन में उसकी सहायता करे। 3. टेरिटरी एंड पॉपुलेशन। तीसरा भाग है राज्य की भूमि और वहां रहने वाले लोग। किसी भी राज्य की असली शक्ति उसकी जमीन और जनता होती है, क्योंकि खेती, व्यापार और उत्पादन इन्हीं से चलता है। 4. फोर्टिफाइड टाउन्स एंड सिटीज। चौथा भाग है किले और सुरक्षित नगर। पुराने समय में किले बहुत महत्वपूर्ण थे। वे दुश्मनों के आक्रमण से राज्य की रक्षा करते थे। 5. ट्रेजरी और वेल्थ ऑफ द किंगडम। पांचवा भाग है राजकोष यानी राज्य का धन। एक मजबूत खजाना जरूरी था क्योंकि उसी से सेना का खर्च चलता था, प्रशासन चलता था और विकास के कार्य होते थे। 6. डिफेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर। छठा भाग है सेना और कानून व्यवस्था। राज्य को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत सेना जरूरी थी। साथ ही समाज में शांति बनाए रखने के लिए अच्छे कानून भी जरूरी थे। 7. एलाइज। सातवां भाग है मित्र राज्य। कौटिल्य मानते थे कि अच्छे संबंध रखने वाले मित्र राज्य भी महत्वपूर्ण होते हैं। वे कठिन समय में सहायता कर सकते हैं। According to Kautilya, the Saptanga together must create a settled, well-protected and prosperous kingdom. कौटिल्य के अनुसार ये सातों अंग मिलकर एक ऐसा राज्य बनाते हैं जो स्थिर हो, सुरक्षित हो और समृद्ध हो। अगर इनमें से कोई एक भाग कमजोर हो जाए तो पूरा राज्य कमजोर हो सकता है। To be maintained both through warfare and through alliances for peace, as the case may be. कौटिल्य कहते हैं कि राज्य को जरूरत पड़ने पर युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन जहां शांति और समझौते से काम हो सकता है, वहां मित्रता और गठबंधन बनाए रखने चाहिए। He emphasized the importance of law and order in society, which necessitated a strong administration. कौटिल्य ने समाज में कानून और व्यवस्था को बहुत महत्व दिया। उनके अनुसार एक मजबूत प्रशासन ही अपराधों को रोक सकता है और लोगों को सुरक्षित रख सकता है। He also detailed many laws to deal with corruption and specified punishments for any activities that went against the well-being of the people. कौटिल्य ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी नियम बताए। जो लोग जनता के हित के खिलाफ काम करते थे, उनके लिए दंड की व्यवस्था थी। इससे पता चलता है कि कौटिल्य के लिए अच्छा शासन और जनता का हित सबसे महत्वपूर्ण था। Think about it. A king shall increase his power by promoting the welfare of his people. For power comes from the countryside, which is the source of all economic activity. कौटिल्य कहते हैं कि राजा की शक्ति उसकी जनता के कल्याण से बढ़ती है। विशेष रूप से गांव और ग्रामीण क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि खेती गांवों में होती थी, भोजन वहीं से आता था और राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी। The king shall show special favors to those in the countryside who do things
which benefit the people. राजा को उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो जनता के लिए अच्छे काम करते हैं, जैसे बांध बनाना, पुल बनाना, गांव की सुरक्षा करना, क्योंकि जब गांव मजबूत होते हैं तो पूरा राज्य मजबूत होता है. In the happiness of his subjects lies the king's happiness, in their welfare his welfare. कौटिल्य का सबसे प्रसिद्ध विचार था, राजा की खुशी उसकी प्रजा की खुशी में है. अगर जनता खुश और सुरक्षित है तो राजा भी सफल है. He shall not consider as good only that which pleases him, but treat as beneficial to him whatever pleases his subjects. राजा को केवल अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय नहीं लेना चाहिए, उसे वही करना चाहिए जो जनता के लिए अच्छा हो. इसका अर्थ है कि एक महान शासक वही है जो अपनी शक्ति का उपयोग जनता की भलाई के लिए करे. Let's explore, compare the features of Kautilya's idea of an empire with a modern nation. अब हमें कौटिल्य के साम्राज्य के विचारों की तुलना आज के आधुनिक राष्ट्र से करनी है. कुछ समानताएं हैं. मजबूत प्रशासन, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, जनता का कल्याण. आज भी किसी देश की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका शासन कितना अच्छा है और वह अपने नागरिकों के हितों का कितना ध्यान रखता है. Another king of the Maurya dynasty was Ashoka, चंद्रगुप्ता's grandson. अशोक मौर्य वंश के राजा थे. वे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे. At the beginning of his reign, Ashoka was quite ambitious. अपने शासन के प्रारंभ में अशोक बहुत महत्वाकांक्षी थे. वे अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे. उन्होंने मौर्य साम्राज्य को और भी बड़ा बना दिया. He expanded it to cover almost the entirety of the Indian subcontinent. अशोक के समय मौर्य साम्राज्य लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक फैल गया था. लेकिन बच्चों, अशोक के जीवन में एक घटना ऐसी हुई जिसने उन्हें बदल दिया. वह थी कलिंग युद्ध, द कलिंगा वॉर. According to one of his edicts, he once marched on Kalinga, where he waged a ferocious war. अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया. यह एक बहुत भयंकर युद्ध था. युद्ध में बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए. चारों ओर विनाश, दुख और पीड़ा फैल गई. Seeing the enormous amount of death and destruction on the battlefield, Ashoka chose to give up violence. युद्ध के बाद जब अशोक ने विनाश देखा तो उनका हृदय बदल गया. उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ने का निर्णय लिया. उन्होंने बुद्ध के बताए मार्ग को अपनाया, शांति और अहिंसा का मार्ग. बच्चों, हमने पिछले भाग में देखा कि कलिंग युद्ध ने अशोक के जीवन को पूरी तरह बदल दिया. एक शक्तिशाली विजेता राजा अब शांति और लोगों के कल्याण के मार्ग पर चलना चाहता था. अब हम जानेंगे अशोक का धम्मा क्या था और उन्होंने अपने साम्राज्य को कैसे चलाया. अशोका एंड द पाथ ऑफ पीस. एम्ब्रेसिंग बुद्धिस्ट टीचिंग्स, अशोका सेंट एमिसरीज टू श्रीलंका, थाईलैंड, Central Asia and beyond to spread the message of the Buddha far and wide. कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध शिक्षाओं को अपनाया. उन्होंने बुद्ध के संदेश को दूर दूर तक फैलाने के लिए दूत भेजे. ये दूत गए श्रीलंका, थाईलैंड, मध्य एशिया और अन्य क्षेत्रों में. बच्चों, इसका मतलब ये नहीं था कि अशोक ने सभी लोगों को एक ही धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया. उनका मुख्य उद्देश्य था अच्छे नैतिक जीवन का संदेश फैलाना. अशोक्स एडिक्ट्स, अशोक के शिलालेख. हिस्टोरियंस
have sometimes called Ahoka a great communicator since he issued edicts engraved on rocks or pillars. इतिहासकार कभी कभी अशोक को एक महान संदेश देने वाला राजा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों का उपयोग किया। Edicts are official declarations issued by authorities or, in our case, a king. शिलालेख राजा द्वारा जारी किए गए आधिकारिक संदेश होते थे। अशोक ने अपने संदेश पत्थरों पर, स्तंभों पर लिखवाए, ताकि सामान्य लोग भी उन्हें पढ़ और समझ सकें। Most of these edicts were inscribed in Prakrit, which was the popular language in many parts of India. अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, क्योंकि प्राकृत उस समय आम लोगों की भाषा थी। बच्चों, यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण अंतर समझना चाहिए। भाषा और लिपि अलग अलग चीजें हैं। लैंग्वेज यानी जो हम बोलते हैं, स्क्रिप्ट यानी जिस तरीके से हम उसे लिखते हैं, जैसे आज हम हिंदी बोलते हैं और उसे देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ब्राह्मी भारत की कई आधुनिक लिपियों की जननी मानी जाती है। अशोका's name and message in his edicts, अहोका called himself देवनम्पिया पियादासी। अपने शिलालेखों में अशोक ने खुद को कहा देवानाम प्रिय प्रियदर्शी। इसका अर्थ है देवताओं का प्रिय और वह जो सबको दया की दृष्टि से देखता है। बच्चों, इससे पता चलता है कि अशोक खुद को एक दयालु और कल्याणकारी राजा के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे। अशोका's welfare activities. He claimed to provide medical care for people and animals. अशोक ने लोगों और पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था करने की बात कही। उन्होंने पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए, यात्रियों के लिए विश्राम स्थान बनवाए। He had established rest houses and wells at regular intervals along the main roads of his empire. साम्राज्य की मुख्य सड़कों पर कुएं, विश्राम गृह बनवाए गए। इससे यात्रियों को सुविधा मिली। He encouraged all sects to accept each other's best teachings and study them. अशोक सभी विचारधाराओं और धर्मों के प्रति सम्मान की बात करते थे। बच्चों, यह विचार आज भी महत्वपूर्ण है। एक समाज में अलग अलग विचार और मान्यताएं हो सकती हैं। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। धर्म मीन्स मोरल लॉ और someone's religious और ethical duties towards family, community और country. अशोक के धम्म का अर्थ केवल धर्म नहीं था, यह था अच्छे नैतिक जीवन का मार्ग। धम्म में शामिल थे सत्य, दया, अहिंसा, कर्तव्य और अच्छे व्यवहार। धर्म extends to living according to the order of the universe. गहरे अर्थ में धम्म का मतलब था ऐसा जीवन जीना जो सत्य और सही आचरण के साथ हो। अशोका एज अ रूलर। बच्चों, अशोक केवल युद्ध जीतने वाला राजा नहीं था, वह जनता की समस्याओं को समझने वाला शासक बनना चाहता था। उसने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें। You should gain the affection of men. All men are my children. अशोक ने कहा कि उसके लिए सभी लोग उसकी संतान के समान हैं। इसका अर्थ था राजा को जनता की देखभाल उसी तरह करनी चाहिए जैसे माता पिता अपने बच्चों की करते हैं। End of Maurya Empire. The Maurya Empire continued for half a century after Ahoka's death. अशोक की मृत्यु के बाद भी मौर्य साम्राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन बाद के शासक अशोक जैसी शक्ति और नियंत्रण बनाए नहीं रख सके। Many of the smaller kingdoms broke off and became independent. धीरे धीरे कई छोटे राज्य
अलग होकर स्वतंत्र हो गए। लगभग 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। लेकिन बच्चों, मौर्य साम्राज्य की विरासत आज भी दिखाई देती है, जैसे अशोक के स्तंभ, धम्मचक्र, प्रशासन की परंपरा, कला और स्थापत्य। बच्चों, हमने पिछले भाग में जाना कि अशोक ने युद्ध के बाद शांति और जनता के कल्याण का मार्ग अपनाया। अब हम जानेंगे कि मौर्य काल में लोगों का जीवन कैसा था। उस समय के शहर, व्यापार, कला और संस्कृति बहुत विकसित थे। लाइफ इन द मौर्यन पीरियड, cities like Paliputra were bustling centers of governance and commerce. मौर्य काल में पाटलिपुत्र जैसे शहर शासन और व्यापार के बड़े केंद्र थे। बच्चों, पाटलिपुत्र केवल एक राजधानी नहीं था। यहाँ राजा का प्रशासन चलता था, व्यापारी आते थे, कारीगर काम करते थे और अलग अलग क्षेत्रों के लोग रहते थे। They had palaces, public buildings and well-planned streets. इन शहरों में बड़े महल, सार्वजनिक भवन और अच्छी योजना से बनी सड़कें थीं। With a well-organized taxation system and brisk trade, the treasury remained strong. मौर्य शासन में कर व्यवस्था अच्छी थी, व्यापार से आय होती थी। इससे राज्य का खजाना मजबूत रहता था। बच्चों, एक मजबूत खजाना किसी भी साम्राज्य के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी से सेना चलती है, प्रशासन चलता है और विकास के काम होते हैं। पीपल एंड ऑक्यूपेशंस, ऑफिशियल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, मर्चेंट्स एंड आर्टिसांस प्लेड की रोल्स इन सिटी लाइफ। शहरों के जीवन में कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जैसे प्रशासनिक अधिकारी, व्यापारी और कारीगर। A substantial proportion of the population was engaged in agriculture. मौर्य काल में बहुत सारे लोग खेती करते थे। बच्चों, कृषि उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। किसानों से मिलने वाला उत्पादन और कर राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। 2 crops were sown in a year as rain fell in both summer and winter. उस समय वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती थी, क्योंकि अलग अलग मौसम में वर्षा होती थी। इसे लोगों को पर्याप्त भोजन मिलता था और अकाल की संभावना कम होती थी। ग्रेनरीज वर वेल स्टॉक्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटीज। राज्य में अनाज के भंडार बनाए जाते थे ताकि कठिन समय में लोगों की सहायता की जा सके। बच्चों, यह हमें बताता है कि प्राचीन शासन में भी लोगों की सुरक्षा और भोजन की चिंता की जाती थी। फार्मर्स ड्यूरिंग वॉर, इवन इफ वॉर रेज्ड नियर बाय, फार्मर्स वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट एंड एग्रीकल्चर वॉज नॉट डिस्टर्ब्ड। अगर आसपास युद्ध भी होता था तो किसानों और खेती को बचाने की कोशिश की जाती थी, क्योंकि अगर खेती रुक जाती तो पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती। आर्टिसंस एंड सिटी लाइफ, ब्लैकस्मिथ्स, पॉटर्स, कारपेंटर्स, ज्वेलर्स एंड अदर आर्टिसंस लिव्ड इन द सिटीज। शहरों में कई प्रकार के कारीगर रहते थे, जैसे लोहार, कुम्हार, बढ़ई, सुनार। ये लोग अलग अलग वस्तुएं बनाते थे। उनके काम से शहरों की अर्थव्यवस्था चलती थी। ग्रैनरीज वर वेल स्टॉक्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटीज। राज्य में अनाज के भंडार बनाए जाते थे ताकि कठिन समय में लोगों की सहायता की जा सके। बच्चों, यह हमें बताता है कि प्राचीन शासन में भी लोगों की सुरक्षा और भोजन की चिंता की जाती थी। फार्मर्स ड्यूरिंग वॉर, इवन इफ वॉर रेज्ड नियर बाय, फार्मर्स वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट एंड एग्रीकल्चर वॉज नॉट डिस्टर्ब्ड। अगर आसपास युद्ध भी होता था तो किसानों और खेती को बचाने की कोशिश की जाती थी, क्योंकि अगर खेती रुक जाती
तो पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती। आर्टिसंस एंड सिटी लाइफ। ब्लैकस्मिथ्स, पॉटर्स, कारपेंटर्स, ज्वेलर्स एंड अदर आर्टिसंस लिव्ड इन द सिटीज। शहरों में कई प्रकार के कारीगर रहते थे, जैसे लोहार, कुम्हार, बढ़ई, सुनार। ये लोग अलग अलग वस्तुएं बनाते थे। उनके काम से शहरों की अर्थव्यवस्था चलती थी। द सिटीज वर वेल प्लान्ड एंड हैड साइनेज ऑन द स्ट्रीट्स। मौर्य काल के शहर अच्छी योजना से बनाए जाते थे। सड़कों पर संकेत भी होते थे। कम्युनिकेशन हैपेंड थ्रू कुरियर्स हु कैरिड मैसेजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। संदेश पहुंचाने के लिए दूतों का उपयोग किया जाता था। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक खबरें पहुंचाते थे। बच्चों, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए तेज संचार व्यवस्था बहुत जरूरी थी। स्तूपस, द बिग राउंड हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ द सेरेंपी इज कॉल्ड द आ। स्तूप के बीच का गोल भाग अंड कहलाता है। यह ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। स्तूप अक्सर पवित्र अवशेषों को रखने के लिए बनाए जाते थे। लोग स्तूप के चारों ओर घूमते थे। इसे कहते हैं प्रदक्षिणा। इंपॉर्टेंस ऑफ मौर्य पीरियड। बच्चों, मौर्य काल ने भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। इस समय बड़ा साम्राज्य बना, प्रशासन मजबूत हुआ, व्यापार बढ़ा, कला विकसित हुई और संस्कृति फैली। बच्चों, हमने पिछले भाग में मौर्य काल के शहरों, व्यापार, कला और लोगों के जीवन के बारे में जाना। अब हम समझेंगे कि इतने बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य भी हमेशा क्यों नहीं टिक पाते। द फ्रेजाइल नेचर ऑफ एम्पायर्स। साम्राज्यों की कमजोर प्रकृति। You will hear in higher grades about past mighty empires elsewhere in the world, such as the Roman, the Persian, the Ottoman, the Spanish, the Russian, the British empires, and so on. बच्चों, दुनिया के इतिहास में कई बड़े बड़े साम्राज्य हुए हैं, जैसे रोमन साम्राज्य, फारसी साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, स्पेनिश साम्राज्य, रूसी साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से लगभग सभी साम्राज्य समय के साथ समाप्त हो गए। अब सवाल है, इतने शक्तिशाली साम्राज्य कमजोर क्यों हो जाते हैं? रीजन 1, इंडिपेंडेंस ऑफ लोकल रीजन्स। One of those causes is the temptation for some of the empire's regions to try and become independent. एक कारण यह था कि साम्राज्य के अंदर के कुछ क्षेत्र स्वतंत्र होना चाहते थे। बच्चों, जब कोई साम्राज्य बहुत बड़ा हो जाता है, तो दूर दराज के क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है। अगर स्थानीय राजा या शासक महसूस करते थे कि केंद्र कमजोर हो गया है, तो वे विद्रोह कर सकते थे। रीजन 2, इंक्रीजिंग डिमांड्स। This could happen if the emperor needed more resources for long military campaigns. कई बार राजा लंबे युद्धों के लिए ज्यादा धन और संसाधन मांगते थे। इससे छोटे राज्यों पर दबाव बढ़ जाता था। उन्हें अधिक कर, धन और संसाधन देने पड़ते थे। Local rulers would be burdened with increasing demands for tribute, leading to resentment. जब स्थानीय शासकों पर बहुत अधिक बोझ पड़ता था, तो उनके मन में असंतोष पैदा हो सकता था। रीजन 3, वीक सक्सेसर्स। इफ अ पावरफुल एम्परर was followed by one perceived to be weak, local kings or chieftains might simply decide to take a chance. कई बार एक शक्तिशाली राजा के बाद कमजोर राजा आता था। ऐसी स्थिति में स्थानीय शासक सोच सकते थे कि अब स्वतंत्र होने का समय है। बच्चों, इतिहास में कई साम्राज्यों के साथ ऐसा हुआ है।
एक महान शासक के बाद उसका उत्तराधिकारी उतना सक्षम नहीं रहा। रीजन 4, साइज ऑफ एम्पायर। द लार्जर एन एम्पायर, द मोर डिफिकल्ट इट इज टू होल्ड इट टुगेदर। साम्राज्य जितना बड़ा होता है उसे संभालना उतना ही कठिन होता है। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ जाती है, संचार कठिन हो जाता है, सेना को हर जगह रखना मुश्किल होता है। सिकंदर के साथ भी यही हुआ। उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद जल्दी टूट गया। रीजन 5, नेचुरल कैलामिटीज। Economic crisis caused by natural calamities such as drought or floods could also shake an empire's structure. प्राकृतिक आपदाएं भी साम्राज्य को कमजोर कर सकती हैं, जैसे लंबे समय तक सूखा, बाढ़, अकाल। अगर खेती खराब हो जाती है तो भोजन कम होता है, आय घटती है और राज्य कमजोर होता है। द पैराडॉक्स ऑफ एम्पायर्स। Empires are, therefore, something of a paradox. बच्चों, साम्राज्य एक तरह से विरोधाभास पैराडॉक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके फायदे भी हैं और नुकसान भी। Benefits of empires. They can bring about political unity, as the Mauryan Empire did to almost the entire subcontinent. बहु ई साम्राज्य पूरे क्षेत्र में राजनीतिक एकता ला सकते हैं, जैसे मौर्य साम्राज्य ने भारत के बड़े हिस्से को एक शासन के अंदर लाया। इससे छोटे राज्यों के बीच युद्ध कम हो सकते थे, व्यापार बढ़ सकता था और सुरक्षा मजबूत हो सकती थी। अ वेल मैनेज्ड एम्पायर कुड लीड टू ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी देन स्मॉलर वॉरिंग किंगडम्स। अगर साम्राज्य अच्छी तरह चलाया जाए तो वह छोटे छोटे लड़ने वाले राज्यों से ज्यादा समृद्ध हो सकता है। प्रॉब्लम्स ऑफ एम्पायर्स। ऑन द अदर हैंड, एम्पायर्स हैव ऑलमोस्ट ऑलवेज बीन एस्टैब्लिश्ड थ्रू वॉर। लेकिन दूसरी तरफ अधिकांश साम्राज्य युद्ध के माध्यम से बने। युद्ध से लोगों की मृत्यु होती है, नुकसान होता है और असंतोष पैदा हो सकता है। They have maintained their existence through force and repression. कई साम्राज्यों को बनाए रखने के लिए शक्ति और कठोर नियंत्रण का उपयोग किया गया। इस कारण वे अंदर से कमजोर हो सकते थे। चैप्टर समरी। अब बच्चों, पूरे अध्याय को संक्षेप में समझते हैं। An empire is a large territory made up of many smaller kingdoms or territories. साम्राज्य एक बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें कई छोटे राज्य शामिल होते हैं। सम्राट इन राज्यों पर नियंत्रण रखता है। छोटे राजा अक्सर उसके अधीन रहते हैं और कर देते हैं। The first empires of India emerged in regions blessed with abundant natural resources. भारत के शुरुआती साम्राज्य उन क्षेत्रों में विकसित हुए जहां प्राकृतिक संसाधन, उपजाऊ भूमि, नदियां और व्यापार के अवसर थे। Alexander's campaign in northwest India had a limited political impact but opened the door for Indo-Greek cultural contacts. सिकंदर के आक्रमण का भारत पर लंबे समय का राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इससे भारत और यूनानी संस्कृति के बीच संपर्क बढ़ा। The Mauryas created a vast empire with a legacy that lasted centuries. मौर्यों ने एक विशाल साम्राज्य बनाया जिसकी विरासत कई शताब्दियों तक रही। मौर्य साम्राज्य की मुख्य उपलब्धियां: मजबूत प्रशासन, व्यापार का विकास, सिक्कों का उपयोग, कला और स्थापत्य, और अच्छे शासन की परंपरा। बच्चों, इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि केवल बड़ी सेना या बड़ा क्षेत्र किसी राज्य को महान नहीं बनाता। एक महान शासन के लिए जरूरी है जनता का कल्याण, अच्छा प्रशासन, न्याय,
और शांति। क्वेश्चन 1, What are the features of an empire and how is it different from a kingdom? Explain. बच्चों, पहले समझते हैं कि साम्राज्य और राज्य में क्या अंतर है। एक किंगडम यानी राज्य में सामान्यतः एक राजा एक सीमित क्षेत्र पर शासन करता है, लेकिन एक एम्पायर यानी साम्राज्य में कई छोटे छोटे राज्य या क्षेत्र शामिल होते हैं। साम्राज्य की विशेषताएं। सम्राट के पास सर्वोच्च शक्ति होती है। उसके अधीन कई छोटे राजा होते हैं। एक बड़ी सेना होती है। प्रशासन चलाने के लिए अधिकारी होते हैं। कर व्यवस्था होती है। व्यापार और सड़कों का विकास किया जाता है। कला, शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। क्वेश्चन 2, What are some important factors for the transition from kingdoms to empires? राज्यों से साम्राज्य बनने के पीछे कई कारण थे, जैसे 1. प्राकृतिक संसाधन, जहां उपजाऊ जमीन, जंगल, खनिज और नदियां थी, वहां राज्य शक्तिशाली बने। 2. कृषि का विकास, लोहे के औजारों के कारण खेती बेहतर हुई। अधिक भोजन उत्पादन हुआ, इसे राज्य के पास अधिक धन आया। 3. व्यापार, व्यापार मार्गों के विकास से धन और संसाधन बढ़े। 4. मजबूत सेना, शक्तिशाली सेना की मदद से राजा नए क्षेत्रों को जीत सके। क्वेश्चन 3, Alexander is considered an important king in the history of the world. Why do you think that is so? सिकंदर को इतिहास का महत्वपूर्ण राजा माना जाता है क्योंकि उसने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। उसने फारसी साम्राज्य को हराया। वह भारत के उत्तर पश्चिम भाग तक आया। उसके कारण यूनानी और भारतीय संस्कृतियों के बीच संपर्क बढ़ा। लेकिन उसका भारत पर राजनीतिक प्रभाव बहुत लंबे समय तक नहीं रहा। क्वेश्चन 4, Why are the Mauryas considered important in early Indian history? मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कारण यह भारत के सबसे बड़े प्रारंभिक साम्राज्यों में से एक था। इसने प्रशासन की मजबूत व्यवस्था बनाई, व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, सड़कों और संचार का विकास किया, कला और वास्तुकला को आगे बढ़ाया। विशेष रूप से सम्राट अशोक ने शांति और धम्म का संदेश दिया। क्वेश्चन 5, What were some of कौटिल्य's की आइडियाज? कौटिल्य ने शासन के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताई। उनके अनुसार एक राजा का मुख्य उद्देश्य जनता का कल्याण होना चाहिए। उन्होंने कहा, In the happiness of his subjects lies the king's happiness. अर्थात राजा की खुशी उसकी प्रजा की खुशी में है। कौटिल्य ने बताया, अच्छा प्रशासन जरूरी है। कानून व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। भ्रष्टाचार रोकना चाहिए। कृषि और व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए। क्वेश्चन 6, What was unusual about Ahoka and his empire? अशोक की सबसे खास बात यह थी कि उसने युद्ध के बाद हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। कलिंग युद्ध में बहुत विनाश देखकर अशोक बदल गया। उसने शांति अपनाई, बौद्ध धर्म के विचारों को फैलाया, जनता के कल्याण पर ध्यान दिया। उसने अपने संदेश पत्थरों और स्तंभों पर लिखवाए। इन्हें एडिक्स यानी शिलालेख कहा जाता है। आज भी अशोक की विरासत दिखाई देती है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ का सिंह स्तंभ है। राष्ट्रीय ध्वज में धर्मचक्र अशोक से जुड़ा है। क्वेश्चन 7, Was Ahoka tolerant towards other religious beliefs? हाँ, अशोक अन्य धर्मों और विचारों के प्रति सहनशील था। उसने सभी संप्रदायों का सम्मान करने की बात कही। उसका उद्देश्य था कि लोग एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। क्वेश्चन 8, What was Brahmi script?
ब्राह्मी प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण लेखन प्रणाली थी। अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। बच्चों, याद रखें, भाषा वह है जिसे हम बोलते हैं, लिपि वह है जिसमें हम लिखते हैं। जैसे हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। क्वेश्चन 9, ट्रैवल फ्रॉम काउहम टू क्वेरीपट्टनम इन 3rd सेंचुरी BCE। अगर हमें उस समय यात्रा करनी होती तो हम सड़कों, नदियों और व्यापार मार्गों का उपयोग करते। घोड़े, बैलगाड़ी, नाव आदि साधन उपलब्ध थे। यात्रा में कई दिन या महीने लग सकते थे। बच्चों, पूरे अध्याय से हमें पता चलता है कि भारत में छोटे राज्यों से बड़े साम्राज्यों का विकास कैसे हुआ। मगध का उदय हुआ, फिर मौर्य साम्राज्य बना। चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल साम्राज्य स्थापित किया। कौटिल्य ने शासन के सिद्धांत दिए और अशोक ने शक्ति के साथ साथ शांति और मानव कल्याण का संदेश दिया। इतिहास हमें केवल पुराने समय की कहानी नहीं बताता, बल्कि यह सिखाता है कि अच्छा शासन कैसा होना चाहिए। धन्यवाद।